आज हम जिस स्कैम की बात कर रहे हैं, इस स्कैम का साइज इतना बड़ा है कि इसके सामने 2G स्कैम, सत्यम स्कैम भी कुछ ना लगे। ये स्कैम वियतनाम में हुआ था, जहां पर प्रॉपर्टी डेवलपर ने ये स्कैम किया है। 2,16,000 करोड़ का ये स्कैम है और स्कैम प्रूफ भी हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं स्टार्टअप बस। इस प्रॉपर्टी डीलर का नाम है ट्रो मी लान। इनका जन्म हुआ था ची मिन में। उस टाइम पर वियतनाम एक बहुत ही गरीब कंट्री हुआ करती थी। अभी भी बहुत डेवलप नहीं है इनके सिटीज़, लेकिन 80s के से बहुत डेवलप है। लान की माँ चाय की दुकान चलाती थी और लायन भी चाय चाय बेचती थी। वहाँ पर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी बेचती थी। पहले से ये इंटेलिजेंट थी और इनका बिजनेस सेंस अच्छा था। वो कॉस्मेटिक्स को बेचा करती थी ताकि उनकी फैमिली दो वक्त की रोटी कमा सके। 80s की बात करें तो रियल एस्टेट पूरी तरह से सरकार कंट्रोल करती थी। प्राइवेट कंपनीज को अलाउ नहीं करती थी कि वो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को खरीदें। फिर वो गवर्नमेंट बदल गई और कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए। प्राइवेट कंपनी लैंड परचेस कर सकती थी और कुछ बैंकिंग रिफॉर्म्स, जिससे कि ये लोग कंपनीज और इंडिविजुअल्स को लोन दे सकते थे ताकि वो प्रॉपर्टीज़ खरीद पाएँ। इन रिफॉर्म्स के बाद रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ी, रियल एस्टेट में बूम आया और प्राइसेस इन्फ्लेट होने लग गई। वियतनाम में करप्शन बहुत पहले से ही चल रहा था, तो लोगों ने सोचा कि गवर्नमेंट में जो लोग हैं उन्हें ब्राइब देकर लोन पास करवा कर हम लोन ले लेते हैं और ज़्यादा प्राइस में बेच कर लोन चुकाते हैं। और ये बहुत सारे लोग करने लगे। उन्हीं में से एक थी ट्रॉ मी लान। उन्होंने भी ये बबल से बहुत पैसे बनाए। उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकती थी। लान को और अमीर होने की लालसा थी। उन्होंने सोचा कि ये मॉडल स्केलेबल नहीं है, लोन से मार्जिन कम आता है और इसमें कई सारे हर्डल है, लोन का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो लान ने सोचा कि इसका स्केलेबल मॉडल क्या है। आप बताइए, आप इसका क्या स्केलेबल मॉडल बनाते? शायद आप बैंक के बड़े एम्प्लॉयज़ को रीच आउट करते हैं ज़्यादा लोन लेने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। शायद आप पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, वो आपको बड़ा लोन देते हैं। लेकिन लान की सोच थी कि वो अपना बैंक खोलें। अपना बैंक होगा तो कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकती हैं। तो इन्होंने 3 बैंक को एक्वायर किया और मर्ज कर दिया। इसका नाम था सिबोन कमर्शियल बैंक, SCB। शुरू में लोग आ नहीं रहे थे डिपॉजिट डालने के लिए, तो इन्होंने PR पर फोकस किया और उन्होंने लोगों को बताया कि गरीब घर की लड़की अमीर बन गई, वो एक बैंक चला रही है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ना सिर्फ हो ची मिन सिटी के लिए बल्कि पूरे वियतनाम के लिए। ये स्टोरी वायरल हो गई और लोग इंटरेस्ट लेने लगे। ये लड़की मेहनत करके नीचे से ऊपर आई है। उसके बाद लोगों को यकीन होने लगा, तो बहुत सारा पैसा SCB बैंक में रखने लग गए। तब वियतनाम में रेगुलेशंस थी कि किसी भी बैंक में 5% से ज़्यादा स्टेक कोई भी इंडिविजुअल नहीं ले सकता है। तो लान ने दिमाग लगाया और शेल कंपनीज बनाई। शेल कंपनीज वो कंपनी होती है जो कुछ नहीं करती, बस नाम की कंपनी होती है, लोगों को गुमराह करने के लिए। कई बार किसी और के नाम पर बनाई जाती है। इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, बिजनेस नहीं होता, खाली कंपनी होती है इसमें। तो लान ने कई सारी कंपनीज बनाई और उन कंपनीज के जरिए स्टेक खरीदने चालू किए। धीरे धीरे करके 90% स्टेक लान के पास थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक बार कंट्रोल पास आ गया तो पैसों का कुछ भी कर सकते थे। जो डायरेक्टर्स लग रहे थे कि इंडिपेंडेंट है, वो लान के डिसाइड किए हुए थे, लान ने ही बिठाए थे। इंडिया के कॉर्पोरेटिव बैंक्स जो पिछले समय फेल हुए हैं, उन्होंने भी यही किया था और कोई कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ। शेल कंपनीज को बड़ा लोन देना चालू किया। 44 बिलियन डॉलर का, मतलब 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा शेल कंपनीज को दिया गया। वियतनाम के बैंक ने शेल कंपनीज को इतना पैसा ट्रांसफ़र किया और अपने ड्राइवर को बोल के काफ़ी सारा कैश भी निकलवाती थी। इन्होंने 36,000 करोड़ का कैश निकलवाया। ये पैसा बेसमेंट में रखती थी या दूसरी जगह पर रखा था। ये सब चल ही रहा था कि वियतनाम ने एक कैंपेन लॉन्च किया, एंटी करप्शन कैंपेन। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपसे रिश्वत ले रहा है तो आप कंप्लेंट करो, हम जेल में डालेंगे। और सरकार सही में ऐसा कर रही थी। इस तरह से हज़ारों लोगों को जेल में डाल दिया और पूरी वेव बनी वियतनाम में। SCB बैंक के एक्स एम्प्लॉय ने कुछ लोगों को इस बारे में बताया कि बहुत सारा पैसा SCB बैंक से शेल कंपनीज को दे रहे हैं। इसे सुनकर कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर पोस्ट किया। अब हर कोई इस बारे में बात करने लगा और ये हॉरिबल किसके लिए था? जिन्होंने इस पर
भरोसा किया और डिपॉजिट डाले थे। वो लोग भाग कर गए एससीबी बैंक में कि उन्हें पैसा निकालना है। शुरू में जो लोग आए थे उनको पैसा मिल गया, लेकिन बाद में हर डिपॉजिट होल्डर बैंक के पास जाने लगा। बैंक ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास इतना सारा पैसा है कि हम लोग इजीली दे सकते हैं, लिक्विडिटी अच्छी है। अगर आपको हमारे भरोसा नहीं है, प्लान पर भरोसा नहीं है, तो पैसा निकाल लो। उन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी पर धमकी दी, लेकिन लोगों ने सुना नहीं और वो चले गए। लोग गए पैसे निकालने। लोगों को स्टार्टिंग में कुछ लोगों को पैसा मिला, बाद में बैंक ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि सब लोगों के पैसा दे सके। बैंक ने कहा कि हम लोग बैंकरप्ट हो गए हैं। उसके बाद सरकार हरकत में आई और $44 बिलियन में से $17 बिलियन सरकार ने रिकवर किए। कुछ बेसमेंट में से निकाले, कुछ कंपनी के अकाउंट में से निकाले, लेकिन फिर भी $27 बिलियन यानी 2,16,000 करोड़ अभी भी मिसिंग है। 2022 में यह बात बाहर आई तो टॉम बिलाल, उनके हस्बैंड जो हांगकांग में बिजनेस करते थे, कुछ रिलेटिव्स और कुछ एम्प्लॉयज़, इस तरह से 800 लोगों पर केस हुआ। शुरू में तो केस ढीली ढाली चली तो लोगों ने प्रेशर डाला। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक छोटी सी कंट्री जहाँ की जीडीपी $406 बिलियन है, वहाँ $44 बिलियन मतलब 10% से भी ज़्यादा का फ्रॉड हो जाता है। प्रेशर आने के कारण सरकार और कोर्ट ने इस केस को 2 साल में ख़त्म किया। इसमें जो एविडेंस थे वो भी 6,000 किलो के थे। 200 लॉयर्स इसमें इन्वॉल्व थे और 2700 गवाह भी आए थे। फिर कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि टॉम बिलाल इसमें दोषी है और इनको सजाए मौत दी जाती है। उनके हस्बैंड को 9 साल की सज़ा हुई। बैंक के एम्प्लॉयज़ को किसी को 2 साल की, किसी को 4 साल की सज़ा हुई। गवर्नमेंट अभी भी कोशिश कर रही है कि बाकी का पैसा वापस आ जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ये पैसा कभी मिल पाएगा? कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।